महोदय, 75 वर्ष के गणतंत्र में हमारे देश की खूबसूरती यह रही है कि हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया। अभी कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का, आज भी एक सपा के नेता का, सबका भाषण सुन रहा था। सभी बात कर रहे थे पिछड़ों की, अनुसूचित जाति की, दलितों की, अनुसूचित जनजाति की, महिलाओं की। देखिए अध्यक्ष महोदय, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भारत के पूर्वी तट की एक लिपिक आदिवासी महिला आज इस देश की राष्ट्रपति है और भारत के पश्चिम तट का एक चाय बेचने वाले का अति पिछड़ा का बेटा आज प्रधानमंत्री है और यह केवल और केवल संविधान के कारण ही संभव हो सका है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के जो भी स्पीच होते हैं वह एक तरह से सरकार के किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्यों का दस्तावेज होता है। वह बताती है कि सरकार क्या कर रही है। आज किसी ने भी जो सरकार के कार्य हैं उन पर टिप्पणी हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सके। उन्होंने खुद माना कि 50 से 100 योजनाएं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। तो मैं उनका इस बात के लिए तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद माना कि 100 नई विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कोई कमी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं देख सका तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति पर उनके और उनके परिवार ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है जो बहुत ही अशोभनीय है और पूरे सदन को उनकी निंदा करनी चाहिए। किसी को भी महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपने भाषण में सेना के बारे में बोल के गुमराह किया। मुझे उम्मीद है कि इनके तरफ से जवाब आना चाहिए कि और वो टेबल करें। कल बात माननीय निशिकांत जी ने जो रखी थी, ये टेबल करें कि इसके बारे में सबूत क्या। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। और एक कल उन्होंने एक और बात कही कि तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है। सभापति महोदय, अगर तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है और बहुत पिछड़े उनको मिले हैं, अनुसूचित जाति मिली है, तो क्यों नहीं वो एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्यों आज भी सवर्ण वहां पे मुख्यमंत्री है? क्यों आज भी तेलंगाना में 80% सवर्ण मंत्री हैं? इसका भी जवाब इन लोगों को देना चाहिए। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वो जब गए, बिहार गए थे अभी 15 दिन पहले मुझसे पूछा गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष बिहार आ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि भाई वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हमारा प्रचार करके जाएंगे। और उन्होंने जो वहां भाषण दिया तो कहा कि बिहार की जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है। अब ये उनके कांग्रेस के मंत्री उस समय सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस समय उप मुख्यमंत्री था। तो अगर यह फेक है तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस और राजद जहां भी रहती है वह घोटाले ही करती है और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना को फेक बताया। लेकिन वो भूल गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी के रहते कोई घोटाला नहीं हो सकता। इनके 1.5 साल के घोटालों से ही त्रस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री पुनः एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इनको अवश्य बताना चाहिए कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और राजद के मंत्री किस तरह से जातीय जनगणना को फेक या घोटाले वो कर रहे थे, यह जरूर बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से यह कोई नई बात नहीं है। इनके द्वारा हमेशा एक तरह का गलत प्रचार, दुष्प्रचार, संविधान को रोकने की कोशिश, अनुसूचित जाति को रोकने की कोशिश सदैव से कांग्रेस के द्वारा हुई है। इनके परनाना जब माननीय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहेब, उनको भी इस संविधान में संविधान की शपथ लेने इस संसद में आने नहीं दिया। हर बार षड्यंत्र करके उनको सदन में रोका गया कि बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान से खुद बाबा साहब शपथ नहीं ले सके। इसकी पूरी साजिश इन लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, कोई बात नहीं सभापति महोदय, इतना ही नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार इस देश के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उनको सदाकत आश्रम के 2 टूटे फूटे कमरे में रख दिया गया। और आज भी जब नेता प्रतिपक्ष सदाकत आश्रम गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पटना में नहीं किया।
और ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, इनके अपने बुजुर्गों के लिए भी यही हाल है। मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर घंडी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर घंडी ही था, उनको भी उचित सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के समय में मुद्रा घोटाले का ये किया था, निकाला था। और ये कोई पसंद नहीं है कि मुद्रा घोटाले के निकलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई थी, इसलिए आज तक फिरोज जहांगीर घंडी जी को कोई सम्मान नहीं मिला। ये अलग बात है कि उन्होंने जो नाम अपना फिरोज गांधी रख लिया, तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे अपना टाइटल गांधी ही लगाता है। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। और महान बनने के लिए महात्मा गांधी जी जैसे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्म करने पड़ते हैं। आज यह माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। यह उनकी सोच थी कि कैसे हम आगे बढ़ें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का शासन छोड़ा तो भारत 11वें पायदान पे था, लेकिन जब 10 साल बाद कांग्रेस ने शासन छोड़ा तो भी भारत 11वें पायदान पे था, एक पायदान की भी तरक्की नहीं कर सके। लेकिन यह प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि इनका तो एक ही काम था, 3 साल किसी तरह घोटाले करो, चौथा साल कुछ लोक कल्याणकारी योजना लाओ, 5वां साल को मुफ्त में बांट दो और सरकार जीत के फिर 3 साल घोटाले करो। इससे ज्यादा कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं है। आज 3 करोड़ परिवारों को नया घर, 2 करोड़ 25 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड, 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना जैसे कार्य करके प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक को एक सम्मान पूर्वक जीवन दिया है। हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आपदा की सरकार होने से जरूर दिक्कत है, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिल्ली के नागरिकों को दिलाता हूं कि 8 फरवरी को दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और हर गरीब के, दिल्ली के भी हर गरीब के मकान के सपने को सच होगा। क्योंकि यह मोदी जी हैं कि वह कहते हैं कि हम वादे नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए देश की जनता सदैव मोदी को चुनती है। आज से 7 वर्ष पहले जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक सांसद की हैसियत से मुझे पूरे जनरल असेंबली में बोलने का मौका मिला था, और वह मौका सिर्फ इसलिए मिला था कि पूरे दुनिया भर के सांसद इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि जीडीपी में जिसकी इतना कम, प्रति व्यक्ति आमदनी में जो देश इतना कम है, वह कैसे 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त चिकित्सा का लाभ दे रहा है। और हर सांसद ने पूरा का पूरा ध्यान से सुना कि कैसे इसको अच्छे से आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आज तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुजुर्गों के स्वाभिमान को संरक्षित करने का काम किया है। भारत में अनेक बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी इसलिए नहीं बताते थे कि हम इस उम्र में अपने बच्चों पर भार नहीं दें, और मोदी जी ने साफ संदेश दिया कि आप अपने इलाज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आपके लिए आपके परिवार का एक सदस्य नरेंद्र मोदी सदैव तैयार है आपके सारे बीमारियों की चिंता करने के लिए। आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से 80% रियायत में दवाइयां मिल रही हैं, और इस देश की जनता का 30,000 करोड़ रुपया केवल इलाज में बचने का काम किया। जहां तक महिलाओं की बात करें तो नारी वंदन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, और केवल लक्ष्य नहीं रखा, अभी तक हम 1 करोड़ 15 लाख बहनों को लखपति दीदी बना भी चुके हैं। आज हमारी बहनें चाहे निचले स्तर पर बकरी मुर्गी पालन से लेकर के लड़ाकू विमान चलाने तक का कार्य इस देश की हमारी बहनें कर रही हैं। और कोई ऐसा एनडीए जैसे जगह पे जो पहले महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, वह भी खोलने का काम, उसके भी दरवाजे खोलने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में जो केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है, इसके कारण हमारे नए युवाओं को न केवल उद्योगों में
काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि ये युवा तैयार होकर पूरे विश्व के उद्योगों में छा जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, और उसमें से भी 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप में 117 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, अर्थात उनकी कुल पूंजी 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो शून्य से शुरू करके 8,500 करोड़ का अगर सफर हो पाया है तो यह केवल और केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं की देन है। उसी प्रकार यूनिफाइड पेंशन के माध्यम से सभी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, घर के लिए ऋण सब्सिडी, एमएसएमई की गारंटी सीमा को 2.5 गुना बढ़ाना, मुद्रा योजना को 10 से 20 लाख करना, पीएम स्वनिधि योजना जैसे अनेक योजनाएं चलाकर हर नागरिक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी के शासनकाल में, आज हमारे अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि मेट्रो की लंबाई दुगुनी हो चुकी है, वह भी मानते हैं, और यह पूरी दुनिया मानती है कि आज यह 10 साल से मोदी जी के कार्यों का नतीजा है कि मेट्रो में हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े, मेट्रो लाइन नेटवर्क में सबसे तीसरे बड़े देश हो चुके हैं। हम लोगों ने आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब बनाया है, 76,000 करोड़ से डीप वाटर मेगा पोर्ट हम बना रहे हैं, वरना श्रीलंका के पास से सामान आता था और फिर वह जहाज के माध्यम से भारत आता था बड़े जहाजों के लिए। आज भारत की विमान कंपनियां 1700 नए विमानों का ऑर्डर दी हैं। हमने हवाई अड्डों की संख्या न केवल दुगुना किया, बल्कि अब हम 120 नए और एयरपोर्ट उड़ान के तहत लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाएं हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद तक सभी राज्यों का भारत में विलय कराने का कार्य किया था। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी 125वीं जयंती मना रहा है। नेहरू जी के कारण कश्मीर समस्या को रोक दिया गया था, और कश्मीर समस्या जो नासूर बन के थी, उसी के कारण हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। लेकिन धारा 370 को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आप संसद का एक टीम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइड, उसके तहत मैं जम्मू कश्मीर असेंबली के नए चुने हुए विधायकों को संबोधित करने गया था। पूरे विधानसभा में जब हम लोगों ने अपनी बात रखी, उसके बाद प्रश्नोत्तर काल शुरू हुआ, एक भी विधायक ने यह नहीं पूछा कि धारा 370 क्यों खत्म किया गया। सबका एक ही प्रश्न था कि आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो ये मोदी जी की सोच का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी किसी विधायक ने 370 के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वहां जाके 370 रट रही थी, और उसी का नतीजा हुआ कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल समाप्त वहां की जनता ने कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। जब नरसिम्हा राव जी के सरकार को संकट आया तो यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के गुणगान करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। हम लोग खुद 2009 में इसी सदन के सदस्य थे। अगर हम लोगों ने भी बहुत बार डिसरप्शन किया, हम लोगों ने भी बहुत बार वेल में आए, लेकिन अगर वेल में भाजपा का एक सदस्य अगर आधी रेखा पार करता था तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सीधे हम सबको बैठा देती थी कि तुम ट्रेजरी बेंच की तरफ, तुम सांसदों के ट्रेजरी बेंच की तरफ कैसे चले गए। आज तो न नेता प्रतिपक्ष को कुछ समझ में आता है, जो नेता प्रतिपक्ष को कुछ समझ में नहीं आएगा तो सांसदों को यह गरिमा नहीं समझ में आती है कि जो भी वेल में शोर भी करना तो अपने साइड करें, ट्रेजरी बेंच साइड आना एक बहुत ही गलत काम है। तो आज सही अर्थों में नेता प्रतिपक्ष ने, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने उन सभी नेता प्रतिपक्ष जो पहले रहे, उन सभी को, श्रेष्ठ आत्माओं को शर्मिंदा करने का काम किया है, और इसके लिए राहुल गांधी जी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। परमादरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों में हमारे बहुत ही नेक, ईमानदार
अर्थशास्त्री, एजुकेशनिस्ट, हमारे माननीय साबका प्रधानमंत्री सरदार बहादुर सरदार मनमोहन सिंह